हाय गाइस, कैसे हो। हम उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पर। आज का टॉपिक है जीन पैंजे। इन्हीं से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन, जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जीन पैंजे से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु हुई थी। निवासी स्विट्जरलैंड के। सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास के बाद अधिगम। पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों संप्रत्यय पर विशेष बल दिया था। अनुकूलन, सभ्य धारक संतुलन, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रण। स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रण, इन पर डिस्कस करेंगे 7 पॉइंट इनों के सादा हेडिंगों पर। सजीवता के गुण देखने को मिलता है। अनुकरणशीलता, मुद्रा भार, दूरी, ऊंचाई आदि में अंतर नहीं कर पाता। बच्चा अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। देखिए, ये बच्चा ये खेल रहा है यहाँ पे, और ये बच्चा अपना कोई प्रोग्राम प्रयोग कर रहा है। स्थूल मूल सक्रियात्मक अवस्था क्या है। तार्किक चिंता प्रारंभ हो जाता है, परंतु अपरिपक्वता की कमी, दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता का गुण आ जाता है। मूल चिंतन की अवस्था अथवा अवलटावी उत्कर्णशीलता की अवस्था है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था मूर्त चिंतन, निगमनात्मक तर्कण, तार्किक चिंता की अवस्था, तर्क लगाना, विचार, सोच, जिज्ञासा, चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। मानसिक योजनाओं का पूर्ण विकास और मानसिक योजना का पूर्ण विकास। जीन पियाजे की परिभाषाएं क्या है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास मानव की बुद्धि व विकास से संबंधित है। सीखने का अर्थ है ज्ञान निर्माण करना। सीखने का अर्थ होता है ज्ञान निर्माण करना, जिज्ञासा किसी चीज़ को जानना। सीखने का अर्थ यह है। जीन पियाजे ने कहा है बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इन्होंने कहा ये जीन पियाजे ने। इसी से रिलेटिव और जीन पियाजे के सारे एक टॉपिक एक विधि से डिटेल से बात करेंगे और जीन पियाजे के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट व थ्योरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने अपने ही बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर जिज्ञासा, मानसिकता, बुद्धि, इस पर उन्होंने रिसर्च करा। हम अपनी भाषा में क्या है, रिसर्च करा। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत है। विकास मतलब विकास करना, वृद्धि करना, ग्रोथ करना, मस्तिष्क का, शरीर का, आहार का। और अवस्था का सिद्धांत मतलब किस अवस्था में भी कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि दो बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है। वैसे दो वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं।
दो बच्चों में परिपक्वता आ जाती है और वैसे दो वस्तुओं के बारे में वह अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। बच्चे की बात चल रही है, अगला विचार क्या होगा। दूसरा आपका सभ्य धारण संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। आत्मसात मतलब अपनी आत्मा से, और समायोजन और प्रक्रियाओं के बारे में मतलब अपने समझ के अनुसार ही वह काम करता है। सभ्य धारण संतुलन बच्चा। स्कीम्स के बारे में क्या देखो, किसी काम को करने के अलग दो तरीके होते हैं। ईगो, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसे पता है रोने से दूध मिलेगा। क्या है ये? स्कीम्स है। और बच्चा रोगा नहीं तो उसकी मम्मी उसको दूध नहीं पिलाएगी। ये क्या है? स्कीम है, जिसे आप बोलते हैं ईगो। स्कीमा क्या है? स्कीमा के बारे में किसी ने कहा जीन प्यांजन। स्कीमा शब्द किसने दिया? जीन प्यांजन है। शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं एक्टिविटी को माइंड से जुड़ी हो रहती हैं। जो हमारी शरीर के द्वारा काम होती है हमारी एक्टिविटी, तो किससे? माइंड से, मस्तिष्क से जुड़ी होती रहती हैं, जिसे हम ईगो। जैसे छोटा बच्चा बैल पकड़ता है, आइसक्रीम या क्रीम चूसता है, तो क्या है? ये ईगो है बच्चे का, उसको खाना, घूमना, देखना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। संवेदी पेशी अवस्थाएं 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। देखिए इसमें क्या है? ज्ञानेंद्रिय आँख है, कान है, नाक है, जीभ है। इसमें वस्तु स्थापित ऑब्जेक्टिव प्रेफरेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। बच्चा अपनी आंखों को छाप उसको रिपीट कर लेता, हाँ ये चीज़ ये है, तो वो उसको भी ढूंढना शुरू कर देता है। पहली आपकी संवेदी पेशी अवस्था कितने से? 0-2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक ये अवस्था है जीन पियाजे की। दूसरी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ये क्रिया करने से पहले ही अवस्था है। ये क्रिया करने से पहले ही अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। ये दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष की बात अवस्था है। 2 से 7 साल का बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है अगर हम बात करें तो। और इसमें क्रिया करने से पहले ही अवस्था है। बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, 2 से 3 देख लेता है, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। 2 से 7 वर्ष नहीं, कुछ क्रियाएं बच्चा कर लेता है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ कर लेता है। जब वो स्कूल जाता है, जब छठे साल में हो जाता है तो वो स्कूल में जाता है तो कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ चीज़ें कर लेता है, करना चाहता है। जीव बात क्या है? जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। हाँ ये बात सही है, बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। अकेंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। अपलटावी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। जैसे 4 से 10 या 6 से 4 10 भी हो जाएंगे क्या। मुद्रा, संप्रत्य, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। बच्चा दूरी, भार, ऊंचाई, यही बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। अपने बच्चे को देख लो, 2 से 7 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। अगर आपने अपने बच्चे पर रिसर्च कर लिया तो समझ लो आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि कोई सा भी अपने बच्चे मान के देख लो। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। तीसरा आपका मूल सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है। देखकर, जैसे और जैसे उसके मम्मी पापा वो काम कर रहे हैं तो बच्चा भी करता है उस काम को, कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अबला टाबी, जीभ, बात, मुद्रा, भार आदि
कंसेप्ट का गुण आ जाता है। आगमनात्मक तर्कण ये भी इसी अवस्था में आता है, यानी सब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने की लगाता है। किसमें? मूल संज्ञानात्मक अवस्था में। पेड़ जरूरी, ईगो, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए? बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन मिलती है। बच्चा ये रिजल्ट, पेड़ जरूरी है या नहीं, इससे ऑक्सीजन मिलती है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था क्या है? 11 से 15 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कण, इसमें बच्चा नियमों के उत्तर तर्क करने लगता है। ईगो मैथ क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं, क्योंकि नियम पता है। 11 से 15 वर्ष 11 से 15 वर्ष की अवस्था, ये इसको खतनावस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, नोम चॉम्स्की, भाषा का विकास का सिद्धांत क्या है। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चों को भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने कहा कि बच्चा सीख, देखिए कुछ का विचार था कि बच्चा को जैसा हम भाई वैसा सीखेगा, मगर इन्होंने कहा कि बच्चे की जो भाषा होती है वो जन्मजात होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क माइंड में एक डेविस होता है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। एल से लैंग्वेज, ए से अधिग्रहण या एक्यूशन, डी से डेविस या यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर और जन्मजात। देखिए ये बच्चा जैसा, ये इनकी फादर्स, ये और ये फादर्स। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। सतही संरचना, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनिय शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना आदि। गहरी संरचना में इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। नेक्स्ट आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या, सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, खासकर चीजें हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, नैतिकता क्या है। ये वह गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जन्म देता है। किसने कहा था? लॉरेंस कोहलबर्ग, नैतिकता सिद्धांत ने। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक जन तो सामाजिक बात है, समाज में रहना, समाज में क्या हमें अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है, ये हमारा नैतिकता, विद्वान बनना नैतिकता। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उसमें संबंधित नैतिक समस्याओं को संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि दवाई है जिसमें शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधी ही थी। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दो, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेच कर पैसे कमाऊंगा। तब हिज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली।
इस कहानी के आधार पर कोलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया था। पहला है नैतिक दुविधा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिकता दुविधा कहते हैं। कोई सभी काम में पहले डिसीजन लेना चाहिए, सही है गलत है। हिज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। दूसरा है नैतिकगत तर्कण, क्या है? मोरल रीजनिंग, सही और गलत में से किसी एक को चुना, जैसे हिज ने चोरी को चुना। कोलबर्ग के नैतिक के तीसरे लेवल बताए गए हैं। क्या है इसमें तीसरा लेवल? देखते हैं। प्रकृतिगत नैतिकता का स्तर क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। 4 से 10 साल के बच्चे को कुछ चीज़ पता होता है। देखिए बच्चे सब इंटेलिजेंट होते हैं, मगर कुछ को सही का पता नहीं रहता, कुछ को गलत का पता नहीं रहता। अब बच्चों के बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकते, मगर इन्होंने कहा जो अच्छा है। बारे में पता नहीं होता कि इस अवस्था में नैतिक तर्क दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है या नहीं। इस अवस्था को दो भागों में बांटा है, दंड एवं आज्ञा। पालन उन्मुखता, इसमें बच्चे के नैतिक सजा और अज्ञान पालन पर आधारित होती है। जब हिज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यापार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद ही पाएगा। ये भी ठीक है, क्योंकि जैसा आदमी करेगा वैसा ही उसका कर्म या फल पाएगा। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। एग्जाम, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, तो जैसे को तैसा। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या है? 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 साल तक की अवस्था है। 10 से 13 वर्ष के बारे में देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों को मानकों के अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा है, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। गुड बॉय या गुड गर्ल, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता क्या है? इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइन पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता 13 वर्ष से ऊपर, इसमें डिसीजन खुद से लिया जाता है, ना कि समाज के लिए। 13 से ऊपर कोई भी है, इसमें डिसीजन खुद से लिया जाता है, ना कि समाज से, कि क्या सही है और क्या गलत है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, सामाजिक अनुबंध, उन्मुखता। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। पहला आपका सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत उन्मुखता क्या कहता है? इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यापार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान भी खेला जाता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत क्या है? वाइगोत्स्की आ गए। वाइगोत्स्की के बारे में जान लेते हैं, क्या करते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? सोशल कल्चर थ्योरी क्या है? लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पूछे कौन थे, तो वाइगोत्स्की थे। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंत क्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे ये मानते थे कि पहला विकास होता है बाद में अधिगम, मतलब लर्निंग। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। समीपस्थ निकट एक का विकास का क्षेत्र,
वास्तविक विकास के स्तर पर संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा आपका पांड या ढांचा। पांड ढांचा के बारे में, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को सेसफेल्डिंग पांड ढांचा कहते हैं। मतलब वयस्कों द्वारा जाने वाली टेम्परेरी हेल्प को सब क्या बोलते हैं, गाइड को क्या पांड या ढांचा कहते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा साइकिल चला रहा है और उसको हम थोड़ा सहारा दे दें तो उसको चलाना सीख जाएगा वो। पावलाव सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहलाते थे। अब अगर नेक्स्ट पावलाव कौन थे? पावलाव सिद्धांत। आईपी पावलाव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भोंका रखा। जब उसने उसे खाना दिया, खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता है तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब वैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार टपकने शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंधित स्थापित कर लेता है। देखिए, फूड, घंटी, लार। उद्दीपन सामान्यीकरण क्या है? जब व्यक्ति के प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलने जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रेस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपका शुरू कर देता था। विलोपन। अगर कॉन्टिनेंट स्टिमुल्स के बाद एक्नोडेड यह स्टिमुल प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रेस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। विभेद। इसमें व्यक्ति और अदर स्टिमुल्स के बीच विभेद अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता या पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद खाना मिलेगा। तो इससे क्या सीख मिलती है घंटी से और कुत्ते से? जब स्कूल में हम होते हैं, जब हमें पता है कि हाँ घंटी किससे हमें मालूम होता था जब घंटी बजेगी प्रार्थना के लिए तो प्रार्थना में जाते थे हम। और जब घंटी बजती थी लंच के तो लंच हो गया, या जब घंटी बजती थी छुट्टी के लिए तो हम पहले ही बक्का का हमारे यहाँ बस्ता पैक कर लेते थे। उसके बाद हम हफ्ते रेडी हो जाते थे। ये चीज़ बच्चे को सीख मिलती है कि घंटी से पहले ही हाँ कि छुट्टी होने वाली है या लंच होने वाला है या प्रार्थना के लिए लाइन लगने वाली है। घंटी से यह सीख मिलती थी इससे। बी एफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। बी एफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी एफ स्किनर द्वारा किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतीकात्मक का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रामित अनुबंधन का सिद्धांत। बी एफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रेस्पॉन्स पर जोर दिया था, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बी एफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर उसके बाद कबूतर पर किया था। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया।
बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तो खाना आ जाता था। इस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा या फुदकने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पे आ लगा या फुदकते फुदकते लीवर पे गिर गया, आ लगा, उसके लिए उस छिद्र में खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया। दोहराया मतलब बार बार प्रयास करने से हमें कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो इनका मतलब यही है, प्रयास बार बार करना चाहिए जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। प्रेस्टीज जो भी देखिए आप, हम लोग सर्कस वगैरह देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, सब प्राइस से तो है, प्रेस्टीज तो है, और क्या है, प्रयास। क्रिया का दोहराया और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता था तो उसको खाना मिल जाता था। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रेस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनरावल रेनफ्रेंसमेंट मिलता है, वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनरावल का विशेष महत्व होता है। जैसे जैसे हम काम करते हैं वैसे हमें रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। पुनरावल या रेस्पॉन्स जिस उद्दीपन को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनरावल कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर क्या है, पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, ये क्या है, रेस्पॉन्स है, इज्जत मान सम्मान। पुनरावल के दो प्रकार होते हैं। पहला सकारात्मक पुनरावल, जैसे भोजन पानी नौकरी प्रशंसा आदि हमारा सकारात्मक है पुनरावल, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। और आपका नकारात्मक पुनरावल जैसे नेगेटिव रेस्पॉन्स, जैसे दंड देना, मना करना या डांटना। ये पुनरावल अनुसूची ये दो प्रकार की होती है। सतत पुनरावल अनुसूची, इसमें जब 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 क्रिया होती है तो पुनरावल दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। और दूसरा आपका आंशिक पुनरावल अनुसूची, इसमें हर क्रिया के लिए पुनरावल नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। ये रहे आज के दोस्तों टॉपिक, बहुत अच्छे थे जो हमने कराए हैं, रिपीट करना है इसको। और जो भी आशा करते हैं हम आपको, जैसे हमारी क्लास अच्छी लगे या गलत लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी आप अपने विचार जरूर करिए, कुछ ना कुछ हम सुधार करेंगे। और इससे जो पहली क्लास डाली थी हमने कल, बहुत अच्छी क्लास है, उसको देखना मिस मत करना। कल बहुत कम लोगों ने क्लास देखी है और ये क्लास भी आपकी बहुत ठीक है। जो भी आप चाह रहे हो सब कुछ बार बार प्रयास करने से ही मिलता है। देखिए सीटेट की परीक्षा बहुत अच्छी है, सीटेट बहुत इजी है। वैसे पूछा जाए तो आपका सीडीपी तो बहुत इजी है। सिर्फ थोड़ा सा 10-15 दिन मान लो या महीना, नहीं 15-20 दिन में आपका सीडीपी हिंदी या संस्कृत या आपका इंग्लिश जो भी है या आपका ईवीएस बहुत ईजी है। सिर्फ थोड़ा सा समझना है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए हमारे लिए अगर चाहें तो हम कुछ भी नहीं है, और चाहें तो बहुत कुछ है। सिर्फ मनुष्य ने सब कुछ बनाया कमाया है, उसको थोड़ा सा उसके पीछे भागना है, उसको जगाना है। या तो किताबों को अपना बना लो या किताबों के कीड़े हो जाओ, जब भी कुछ सफलता मिल पाएगी। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, 1.5 करोड़ की आबादी मायने रख रही है, फिर इतनी जॉब कहाँ है, सब कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, एक से एक आपका जो कंपटीशन होता जा रहा है हाई होता चला जा रहा है। उस चीज़ को आप मद्देनजर रखते हुए देख के चलो। एक सरकारी जॉब आपके बच्चे आपके लिए, फिर आने वाली जो पीढ़ी आपके बच्चे परिवार कुछ मायने रखती है। एक कहावत है, कर भला तो अंत भला। मतलब इस समय अगर हमारे जॉब में सिलेक्शन हो जाता तो हमारा जो आने वाला अंत भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम 50-60 साल की उम्र में जाते हैं तो उसके बाद हमें फील होता है कि पैसा भी एक बार वो महत्व मायने रखता है। ये चीज़ है। पॉजिटिव विचार बना के चलिए, नेगेटिव विचारों को दूर रख दीजिए।
कर लीजिए कि आशा करो कि हम ये करना ही है, करना ही है, तो 100% होएगा। ये विचार रहे। सभी मित्र दोस्त हमारे हैं, ये आपका चैनल आपका है, हम लोग एक क्लोज परिवार है अपना। यूट्यूब पर भी एक क्या अपना एक परिवार होता है। आपसे प्रेम है, आपसे लगाव है, आपसे सहयोग है। जैसा आप लोग चाहो वैसे हम रेडी हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको। दोनों पे एक आपका टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी अपनी विचार आधा जो भी बात कर, जो भी हमसे पूछना चाहते हो, हमसे संपर्क करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो टेलीग्राम पे आके। हम लोग एक परिवार, एक दोस्त है। ये घृणा मत करिए कि मैं इनसे बात नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे योग्य नहीं है। इस चीज़ को निकाल कर रख दीजिए। और जिससे भी बात करो उसको आश्वासन दो कि आप 100% आप ये काम कर लोगे या कर सकते हो। ये मत दो आश्वासन कि आपसे ये नहीं होगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। सब कुछ व्यक्ति नहीं करा है। उससे कहो आप 100% 100 ये काम कर लोगे, 100% ये काम कर लोगे। बहुत आसान है आपके लिए ये काम। ओके दोस्तों, जल्द ही कुछ टॉपिक और डिस्कस करेंगे। इसके बाद में दूसरी क्लास की कोशिश करेंगे, अच्छे टॉपिक पे लाएंगे। आप एक बार ज़रूर रिप्लाई करो। और हो सके तो आप नए हो या पुराने हो, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाला जो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जब सब्सक्राइब नहीं करो तो आपको कैसा मालूम हो कि वीडियो, ये जो भी नोटिफिकेशन आना आपको कैसा मालूम होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिए। पहले उसका नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो बनाते हैं उस पर नोटिफिकेशन डाल देते हैं, किस टॉपिक पर रहेगा, क्या चैप्टर रहेगा। सब लोग जहाँ भी हो बहुत सुंदर हो, बहुत अपनी जगह कहाँ जहाँ भी हो बहुत अच्छे हो। सुंदरता से या उसके कपड़ों से इस व्यक्ति को मत आंकना। आंकना है तो उसके ज्ञान को देखना, क्योंकि ज्ञान है व्यक्ति के अंदर तो उसके अंदर सारी सुंदरता, सारे गुण है उसके अंदर। आज के लिए इतने काफ़ी मोटिवेशन है। ओके, खुश रहो, खुशहाल रहो, जहाँ भी हो। आपके लिए हम